पहले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह एक कट्टर कांग्रेसी ममता गैर कांग्रेसी ममता बनर्जी बनती हैं। अब आगे 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की शुरुआत हुई और बंगाल की राजनीति में एक नए दल के साथ एक नए फोर्स का उदय हुआ। वो फोर्स था तृणमूल कांग्रेस का, जिसकी नेता थी ममता बनर्जी। लेकिन गैर कांग्रेसी पार्टियों से सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले कांग्रेसियों से आजीज आकर अपनी पार्टी बनाने वाली ममता अब बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाली ममता बन गई थी, और वो भी उस वादे के लिए जो उन्होंने साल 1993 में खुद से रॉयटर्स बिल्डिंग के बाहर किया था। 6 जनवरी 1993 से 12 मई 2011 के बीच का 18 साल का सफर है, लेकिन जगह एक है, रॉयटर्स बिल्डिंग। एक समय उन्हें रॉयटर्स बिल्डिंग के बाहर घसीटते हुए निकाला जा रहा था, तो अब 18 साल बाद वो दिन आया था जब पूरे पश्चिम बंगाल में इस बात की गूंज थी कि ममता रॉयटर्स बिल्डिंग जा रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में एक मूद बधिर लड़की का रेप हुआ था। इसका आरोप सीपीएम के ही एक नेता के ऊपर लगा था। कांग्रेस इसको लेके प्रदर्शन कर रही थी, सरकार उनकी नहीं सुन रही थी। ममता केंद्र में मंत्री थी और यूथ कांग्रेस की बंगाल अध्यक्ष भी। ऐसे में ममता ने 6 जनवरी 1993 को राज्य के सीएम ज्योति बसु से मुलाकात का समय मांगा। ममता उस समय पीड़ित को अपने साथ लेकर राज्य सेक्रेटरिएट रॉयटर्स बिल्डिंग पहुंची थी, लेकिन सीएम ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। मुद्दे पर अडिग रहने वाली ममता डट गई, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। ममता के विरोध करने पर पुलिस उन्हें घसीटते हुए रॉयटर्स बिल्डिंग से बाहर ले गई। इस दौरान ममता के कपड़े भी फट गए। पुलिस उन्हें लाल बाजार स्थित पुलिस हेडक्वार्टर ले आई और इसी दिन ममता ने कसम खाई कि वो अब ऐसे रॉयटर्स बिल्डिंग नहीं आएंगी। अपनी बात के लिए अडिग रहने वाली ममता उसके 18 साल बाद 20 मई 2011 को मुख्यमंत्री के रूप में रॉयटर्स बिल्डिंग पहुंची। और इसके पीछे सबसे अहम रोल रहा सिंगूर और नंदीग्राम का, एक ऐसा आंदोलन जिसने सीपीएम को उखाड़ फेंका और ममता को बना दिया राज्य का सीएम। दरअसल तृणमूल कांग्रेस बनाने के बाद ममता बनर्जी कुछ समय के लिए समता पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के करीब आई। वो अक्सर उनसे मिलती रहती थी। इसका असर यह हुआ कि फरवरी में लोकसभा का चुनाव आया तो समता पार्टी की तरह ही ममता भी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी थी और पहले ही लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटें मिली। ममता और तृणमूल के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ममता की नजर लेफ्ट के सफाए और सीएम की कुर्सी पर थी। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के बाद ममता रेल मंत्री बनी और इसका आसास उन्होंने बंगाल को भी कराया। उन्होंने रेल बजट में बंगाल के लिए बाहें खोल दी। उन पर पक्षपात का भी आरोप लगा, लेकिन ममता के दिल में तो बंगाल ही था। ममता एक तरफ केंद्र की सरकार में थी तो दूसरी तरफ वो बढ़ते पेट्रोल की कीमत पर अपनी ही सरकार के खिलाफ दबाव भी बना रही थी। इस बीच साल 2001 में डिफेंस घोटाला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण के एक स्टिंग के बाद ममता ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और वो राज्य के चुनाव में अकेले ही उतर गई। इस बार उनका गठबंधन कांग्रेस से हुआ, लेकिन एक बार फिर वो लेफ्ट के सामने टिक नहीं पाई। ऐसे में साल 2003 में वो एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गई और पहले बिना पोर्टफोलियो के मिनिस्टर रही और फिर चुनाव के ठीक पहले उन्हें माइनिंग मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन साल 2004 का चुनाव ममता के लिए सेटबैक लेकर आया। पिछले चुनाव में 7 सीटें जीतने वाली टीएमसी सिर्फ 1 सीट पर रुक गई और वो भी ममता बनर्जी की खुद की सीट पर। साल 2004 के बाद ममता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगी। एक धड़ा मानने लगा कि ममता अब खत्म हो चुकी हैं। साल 2005 के पंचायत चुनाव में उनकी हार उन्हें और कमजोर कर देती है। इसके बाद साल 2006 के विधानसभा चुनाव में तो वो सिर्फ 30 सीटों जीतने में ही कामयाब हो पाई, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को 235 सीटें मिली। ममता ने चुनाव में साइंटिफिक रिगिंग का आरोप लगाया, लेकिन वो राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ती जा रही थी। और फिर सिंगूर और नंदीग्राम ने पलट दी ममता की किस्मत। साल 2006 के चुनाव के बाद एक तरफ ममता राजनीतिक रूप से हाशिए पर थी, तो वहीं कम्युनिस्ट पार्टी राज्य में औद्योगिक विकास नहीं होने के दबाव को झेल रही थी। ऐसे में सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पहले इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया और फिर टाटा के लकटकिया कार प्रोजेक्ट नैनो के लिए राज्य के दरवाजे खोल दिए। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने 18 मई 2006 को तत्कालीन मुख्यमंत्री
बुद्धदेव भट्टाचार्य और वाणिज्य मंत्री निरुपम सेन के साथ बैठक के बाद सिंगूर में नैनो कार परियोजना लगाने का ऐलान कर दिया। बस यहां राज्य सरकार ने एक गलती कर दी कि वो करीब 997 एकड़ जमीन को पुलिसिया राज के तौर तरीके से लेने की कोशिश कर रही थी और ये ऐसा बैकफायर कर गया कि राज्य से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ही चली गई। दरअसल इस जमीन पर हजारों किसान फसल उगाते थे। एक झटके में उनका सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे में वो सड़क पर उतर गए। उन्हें साथ मिला सामाजिक कार्यकर्ताओं का और कलाकारों का, लेकिन सबसे आगे नजर आने लगी ममता बनर्जी। यहीं से ममता ने नारा दिया, मां, माटी और मानुष का। ममता इस नारे के साथ जमीन पर उतरी और आमरण अनशन पर बैठ गई। ममता को लोगों का समर्थन मिलने लगा। ममता का ये 26 दिन का अनशन 29 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के आश्वासन के बाद खत्म हुआ। ममता अस्पताल गई, लेकिन ग्रामीण अपनी लड़ाई लड़ते रहे। वे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच 7 जनवरी को नंदीग्राम में 3 युवकों विश्वजीत, सलीम और भरत की हत्या हो जाती है। ये तीनों इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इसका असर यह हुआ कि नंदीग्राम में लोग पहली बार पार्टी लाइन से बाहर निकले और सड़क पर उतर आए। इनमें ज्यादातर लेफ्ट के कैडर थे। यहां टीएमसी को मौका मिला और वो भी उन लोगों के साथ ही सड़क पर उतर आई। अब इस लड़ाई को जनता ने अपने हाथ में ले लिया था। बात पार्टी लाइन के बाहर जा चुकी थी। हाँ, केंद्र में एक चीज थी, ये जो भी हो रहा था सरकार की वजह से हो रहा है, तो हमें सरकार का विरोध करना है। ममता को इसका फायदा मिलने लगा। नंदीग्राम की लड़ाई अब आत्मसम्मान की लड़ाई बनती गई और इसका असर पूरे बंगाल पर पड़ने लगा। ममता को यहीं मजबूत साथियों की जरूरत पड़ी और इसे पूरा किया शिशिर अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, पौर चटर्जी और सुब्रतो बख्शी ने। इसके बाद यहां से फॉर्मलैंड कमेटी बनती है, जिसमें लेफ्ट के लोग भी ममता के साथ आ जाते हैं। ममता मजबूत होती गई। ओबीसी और मुसलमानों की जमीन इस एरिया में सबसे ज्यादा थी। वो पूरा वोट बैंक ममता की तरफ मूव कर गया। अंत में 3 अक्टूबर 2008 को राज्य के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा से ठीक 2 दिन पहले रतन टाटा ने कोलकाता में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लकटकिया कार परियोजना नैनो को सिंगूर से बाहर ले जाने का ऐलान किया। इसके लिए उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व में जारी तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद नैनो फैक्ट्री गुजरात के साड़न में शिफ्ट कर दी गई। ममता को इसका सीधा फायदा मिला। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी 19 सीट जीत गई। इसके बाद पहले उन्हें नगर पालिका के चुनाव में सफलता मिली और इसके बाद पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पूरे बंगाल में समर्थन मिला। साल 2011 के विधानसभा चुनाव के पहले ममता ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। वो हिंसाग्रस्त इलाके में भी जाती थी तो भद्र लोग को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो प्रयास करने लगी। उन्होंने हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया को भी हायर किया। अब स्ट्रीट पर फाइट करने वाली टीएमसी को टेक्नोक्रेट का भी साथ मिलने लगा। इसका असर विधानसभा चुनाव में भी हुआ और 2006 में सिर्फ 30 सीट जीतने वाली टीएमसी 184 सीट जीतने में कामयाब रही और 20 मई 2011 को ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री बनी, वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री। कम्युनिस्ट पार्टी की कट्टर दुश्मन ने राज्य से पार्टी को बुरी तरह से मात दे दी। इसके बाद साल 2016 के चुनाव में ममता और ताकतवर हो गई और इस बार उन्हें 221 सीटें मिली। इस बीच ममता की लड़ाई बदल गई। लेफ्ट की कट्टर दुश्मन ममता अब राइट की कट्टर दुश्मन हो गई। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी अमित शाह की रणनीतियों से ममता को घेरने लगी और फिर साल 2021 में नंदीग्राम से ही हार गई ममता। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने एक बार फिर अपनी धमक दिखाई और उसे 213 सीटें मिली, लेकिन इस बार ममता पहली बार विधानसभा चुनाव हार गई, वो भी नंदीग्राम सीट से, वह भी अपने उस करीबी से जिसने नंदीग्राम आंदोलन में एक तरह से उनके सेनापति के रूप में काम किया था। जी हां, शुभेंदु अधिकारी से। पूरे नंदीग्राम आंदोलन में ममता के साथ शुभेंदु साय की तरह रहे थे। वे उनके कोर टीम के सदस्य रहे, लेकिन साल 2021 के चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए और नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु और ममता आमने सामने हो गए। शुभेंदु ने ममता वाली ही आक्रामक रीति से ममता को ही हरा दिया। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव सामने है।
इस बार भी ममता का सामना राइट यानी कि बीजेपी से ही है। लेफ्ट अपने बुरे दौर में है और कांग्रेस फिलहाल कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई दिखती है। राज्य में एसआईआर का मुद्दा छाया हुआ है और ममता अपने पुराने तेवर से फ्रंट फुट पर लीड करती दिख रही हैं। वे काले कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दे रही हैं। यानी ममता साल 2026 का चुनाव भी फ्रंट फुट से ही लीड कर रही हैं। ममता के तेवर को देखें तो पिछले 50 साल में कोई भी अंतर नहीं आया है। वे अब भी अपने विरोधियों को अपनी आक्रामकता से कुचलती दिखती हैं और